हेलो बच्चों, लाइव पाठशाला से मैं रंजीश कुमार सिंह अपने सहयोगी मानवेंद्र के साथ अपने प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों के साथ फिर एक बार से हाजिर हुआ हूं। कल हम लोगों ने न्यूटन के गति के नियम पाठ को स्टार्ट कर दिया था और उसमें थोड़ी सी आपको जानकारी दी गई थी जड़त्व के बारे में और रेखी संवेग के बारे में। आज हमारा उसके आगे का टॉपिक चलेगा जड़त्व के नियम। तो बेटा, जड़त्व के नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, जो जिसको गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और उनके नियम देने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन जो था वो न्यूटन ने दे दिया था, तो इसको न्यूटन का नियम भी कहा जाता है और सिंपली इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो परीक्षा में आपके 3 तरह से क्वेश्चन आता है। न्यूटन का जड़त्व का नियम लिखिए, या सिंपली बोल देगा जड़त्व का नियम लिखिए, या आपको बोल देगा गैलीलियो के जड़त्व का नियम लिखिए। तो ये पीछे आपके बोर्ड पे आ चुका है टॉपिक और इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई वस्तु अगर हमारी कोई वस्तु है, जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी वस्तु है बेटा, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी, और अगर वो सरल रेखा में एक समान गति से चल रही है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार से वेग में न तो वृद्धि हो रही है और ना कमी, यानी न तो बाहर से ताकत लगाई जा रही है वेग बढ़ाने के लिए और ना ही बाहर से उसको ताकत दी जा रही है रोकने के लिए। तो यही कह रहा है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, और अगर वो बेटा सरल रेखा में समान वेग से गतिमान हो रही है तो हमेशा समान वेग से गतिमान होगी। मतलब अगर वो सीधी रेखा में इस तरह से वस्तु कोई जा रही है, इस तरह से सीधी रेखा में जा रही है और उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो सरल रेखा में समान वेग से जाती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रोड पर अपनी साइकिल से एक बार पैडल मार के साइकिल छोड़ दें, और अगर हमारा सड़क बिल्कुल सीधा है, ना तो हमें ऊपर जाना है इंक्लाइन रूप में चढ़ना है, ना हमें उतरना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम एक पैडल मार दिए तो हमारी साइकिल चलती चली जाएगी। व्यवहार में तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, तो ऐसा क्यों कहा गया? इसका कहने का ये सेंस है कि अगर हम अपनी कार साइकिल में खूब ग्रीस लगा दें, चैन में मोबिल डाल दें और टायर बिल्कुल नए रखें, घर्षण कम से कम कर दें, सड़क चिकनी कर दें, तो अगर घर्षण हम घटा ले जाएं, घर्षण की वैल्यू हम बेटा घटा ले जाएं, तो क्या होगा कि एक बार पेडल मारने पर काफ़ी दूर तक पहुँच जाएगी। चूंकि घर्षण को हम खत्म नहीं कर पाते इसलिए व्यवहार में शामिल नहीं होता है। इसलिए हमें आपको ऐसा लगेगा कि ये कही हुई बात हमारी गलत हो रही, जबकि हमारी कही हुई बात ही गलत नहीं होती, बिल्कुल सही बात होती है ये। तो न्यूटन के नियम का जो विशेष चीज आया वो क्या है देखते हैं। ये नियम बल के बारे में बताता है, बल की विशेषता बताता है। देखेंगे, परिणामी बल शून्य है,
किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु थी, इस पर चारों दिशाओं से इस पर बल बेटा लग रहा है, सभी दिशाओं से वस्तु पर बल लग रहा है, इधर से, इधर से, इस तरफ से, इस तरफ से, मतलब सभी दिशाओं से बल लग रहा है और इसका टोटल मान 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु विराम में रहेगी तो बेटा रुकी ही रहेगी, और अगर समान वेग से चल रही है तो चलती ही रहेगी, मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अभी हम आगे सीखेंगे न्यूटन के द्वितीय गतिविषयक नियम में कि अगर कहीं पर भी वस्तु में एक्सीलरेशन आता है, त्वरण आता है, तभी हमारा बेटा बल आता है। तो चूंकि यहाँ पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण की परिभाषा आपने पीछे पढ़ी हुई है, समय 0 हो नहीं सकता, तो त्वरण हमारा हो गया 0, और अगर त्वरण 0 हो जाएगा तो F बराबर ma से F भी 0 हो जाएगा, मतलब जहां भी बल 0 होगा वहां पे त्वरण 0 हो जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। अगला बेटा नोट कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम बल की गुणात्मक परिभाषा, बल के गुण को बताता है कि बल अगर किसी वस्तु पे काम नहीं कर रहा है तो वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। गणितीय रूप से इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चूंकि ये वेक्टर राशि है तो इस पे तीर का निशान लगा रहेगा। ये हमारा एक कण है, इस पे कई बल लगे हुए हैं एक साथ, और सभी बलों का योग 0 आ रहा है, तो कण में किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। इसे हम बेटा संतुलित बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल। अभी आगे आएगा, पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो न्यूटन का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? जड़त्व को। इसके बारे में गैलीलियो ने भी बताया था, जिस कारण इसको गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व का नियम 3 प्रकार का होता है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो इस टॉपिक से आपको क्या स्पष्ट हुआ? इससे आपको ये स्पष्ट हुआ कि बल अगर किसी वस्तु पर नहीं लग रहा है, ये बल की विशेषता है, या बल किसी वस्तु पे लग रहा है और सभी बलों का परिणामी 0 आ रहा है, तो वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो सीधा सीधा आप कह सकते हो त्वरण की परिभाषा से कि A बराबर 0 हो जाएगा और बल 0 हो जाएगा। तो न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ मोशन का जो फर्स्ट लॉ न्यूटन का है, वो क्या शो करता है, क्या बताता है बेटा? कि अगर किसी वस्तु पर बल नहीं है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता, और अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता तो कभी भी वस्तु में त्वरण नहीं हो सकता। इस तरह से अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो सदैव विराम अवस्था में बनी रहेगी, और अगर एक समान वेग से गति कर रही है तो हमेशा समान वेग से गति करती रहेगी। ये सारी जो शर्तें आएंगी वो शर्तें कहाँ से आएंगी बेटा? ये शर्तें जो भी लागू होंगी वो जब आपका कण हो या वस्तु हो, पिंड हो, जो भी आप नाम देंगे, वो सरल रेखा में गति कर रहा हो। कहाँ गति कर रहा हो बेटा? सरल रेखा में गति कर रहा हो, तब ये पॉसिबल होगा। तो अब हमारा आएगा प्रथम नियम, पहला नियम विराम का जड़त्व, तो उसे देखेंगे। ये आपका आ गया विराम का जड़त्व, इसे बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया।
वही नियम कि किसी वस्तु पर वाय बल ना लग रहा हो तो वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, और अगर किसी सरल रेखा में, सीधी रेखा में समान वेग से गति कर रही है तो समान वेग से ही गति करती रहेगी। अदर वे में, दूसरे कथन में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये सजीव वस्तुओं पर भी लागू होगा बेटा और निर्जीव वस्तुओं पर भी लागू होगा। सजीव वस्तुओं पे कैसे लागू होगा? आप कुर्सी पे बैठ जाओ, अपने हाथ को ऊपर कर लो, अपने जो पैर हैं फर्श के संपर्क में है उसे भी उठा लो, मतलब आपके हाथ का, दोनों हाथ और दोनों पैर का संपर्क कहीं से ना हो, पैर का संपर्क फर्श से ना हो, हाथ का संपर्क कुर्सी पे ना हो, तो आप कुर्सी से ऊपर नहीं उठ सकते। तो आप अपनी अवस्था में उठना, यानी कि बैठ के उठना, अपनी अवस्था में आपने कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। ऐसे ही बेटा निर्जीव वस्तु के लिए भी लागू होगा कि जैसे सामने ये मैंने पानी की बोतल मेज पे रख रखी है, तो ये बोतल स्वयं इसमें से नहीं उठेगी। ये भी कह सकते हो, कहा जा रहा है कि यह वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकती। ये तो उसका नियम हो गया। दूसरा, जो गति वाला आएगा तो गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। विराम की अवस्था का मतलब वो विराम की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। अब इसको हम कैसे, इसके उदाहरणों को याद करेंगे। देखो, इसमें एक शब्द आया हुआ है विराम। तो विराम का जड़त्व तो हर उस जगह पे लागू होगा जहां पे कोई वस्तु गति प्रारंभ करेगी। उल्टा है बेटा, तो याद रखो, सारे एग्जाम्पल कर ले जाओगे। अगर कोई वस्तु गति प्रारंभ कर रही है अचानक, यदि कोई वस्तु गति प्रारंभ कर रही हो अचानक, तो वहां पे तुम्हारा आएगा विराम का जड़त्व। उदाहरण के लिए, आप बाइक पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, आपके सहपाठी ने थोड़ा एक्सीलरेट कर दिया, अचानक बढ़ा दिया, आप पीछे की ओर चले गए, गति प्रारंभ हुई ना, तो किसका हो गया उदाहरण? विराम के जड़त्व का। आप पीछे चले गए। क्यों चले गए पीछे? इसलिए चले गए कि जैसे मान लो कि ये बॉटल आपके बॉडी का नीचे का हिस्सा है और ये मार्कर आपके शरीर के ऊपर का हिस्सा है। ये हिस्सा गाड़ी के संपर्क में है। गाड़ी ने जब स्टार्ट लिया तो ये भी गाड़ी के साथ स्टार्ट हो गया। बॉडी के ऊपर का हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में नहीं था, वो बेचारा भी बना रहेगा विराम के जड़त्व से। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो अगर हमारा शरीर दो भागों में बना होता तो क्या पाते आप कि जो हिस्सा गाड़ी के साथ था वो गाड़ी के साथ चला जाता और दूसरा वाला हिस्सा यहीं पे रह जाता। अब यही चीज लागू होगी, यही चीज होगी वास्तव में। तो जो चीज गाड़ी के साथ आगे जाएगी वो आगे बढ़ेगी, और जो गाड़ी के संपर्क में पीछे, तो पीछे की ओर चले जाते हैं। एक गिलास लो, गिलास पे ताश के पत्ते रखो, ऊपर एक सिक्का रखो और उस पर जोर से झटका मारेंगे तो देखेंगे ताश का पत्ता आगे चला जाएगा और गिलास में सिक्का गिर पड़ेगा। वो सिक्का उस ताश के पत्ते के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विराम में ही बना रह गया। भाई, ताश के पत्ते को आपने मारा, स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ? वो गति में आ गया। ऊपर वाला जो सिक्का रखा हुआ था वो विराम में बना रहेगा। तो इस तरह से इसके उदाहरणों को आप देखने के लिए ये देखना कि जब बस स्टार्ट हो, गाड़ी स्टार्ट हो, अब कोई आदमी बस में खड़ा है, हाँ, बिना हाथ पकड़े, कुछ पकड़ा नहीं है, अब बस ने अचानक स्टार्ट लिया तो पीछे गिर पड़ेगा। तो यही एग्जाम्पल कि एक आदमी बस में स्वतंत्र रूप से खड़ा है, जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो वह पीछे की ओर गिर जाता है। कारण कि उसके बॉडी का अगर पूरा भाग देखा जाए तो नीचे वाला भाग गाड़ी के संपर्क से आ गया और ऊपर वाला भाग गाड़ी के संपर्क में नहीं है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये उसी जगह पे रहेगा। तो इसका जो हमको मिलेगा संयुक्त प्रभाव इस तरह से दिखेगा कि हम पीछे की ओर गिरेंगे। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है
तो बस की गति के लिए आवश्यक बल शरीर के निचले वाले भाग में संचरित हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो निचला भाग बस के साथ रहता है संपर्क में और वो गतिमान हो जाता है। जबकि शरीर के ऊपर का भाग, कमर के ऊपर का भाग जो है बेटा, वो अभी भी आपका विराम में बना रहता है। इस कारण से जब यह पूरा प्रभाव देखा जाएगा तो वो अपनी पूर्वावस्था में ही बना रहना चाहेगा। इस प्रकार जो ऊपर वाला भाग है वो पीछे की ओर और जो शरीर का भाग गाड़ी के संपर्क में है आगे की ओर बढ़ता है। तो जो परिणामी विस्थापन है उसमें हमारे या जो भी आदमी रहा होगा वो ऐसा अनुभव करता है कि उसको पीछे की ओर एक झटका लग रहा है। ध्यान से पढ़ लेंगे इसको। अगला आता है बेटा गति का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व होगा तो क्या बोलेंगे आप? अगर आएगा विराम का जड़त्व तो क्या बोला जाएगा? गति प्रारंभ हो रही है और क्या आ गया? गति का जड़त्व। तो क्या होगा? विराम में आएगी। जब वस्तु कहाँ आएगी? विराम में आएगी। अब वही बस अगर अचानक ब्रेक मार दे तो वही आदमी जो पीछे गिर रहा था आगे गिर पाएगा। अगर वो बस में स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ है तो ब्रेक मारने पर वो आगे गिर पड़ेगा। इसी तरह से जो बाइक पर बैठने पर बाइक ने जब गति प्रारंभ की थी तो जो पीछे गिर रहा था अब जब बाइक ब्रेक मारेंगे तो आगे की ओर चला जाएगा। कारण कि कमर के नीचे का जो हिस्सा आपका गाड़ी के साथ संपर्क में था वो तो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लिया। कैसे कर लिया परिवर्तन? गाड़ी के कारण, वाहन के कारण, कार के कारण, बस के। क्यों? वो चीज रुक रही। जब बस रुक गई, कार रुक गई, बाइक रुक गई तो कमर के नीचे का हिस्सा भी रुक गया। अब ऊपर वाला स्वयं अपनी अवस्था में कैसे परिवर्तन करे? तो वो भी गति की अवस्था में बना रहता है। तो अगर हमारा शरीर दो भागों में ऐसे बना होता तो जो भाग हमारा गाड़ी के साथ संपर्क में है वो तो सीधे रुक जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होगा? वो अब भी गति की अवस्था में रहेगा। तो जो इसका परिणामी विस्थापन आता है उससे हम को ऐसा लगता है कि हम आगे की ओर एक झटके से जा रहे हैं। अगर इससे बचना हो तो बहुत ही धीरे धीरे ब्रेक लगाना पड़ेगा, बहुत ही स्लोली रोकना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो जड़ पूरे शरीर में अपनी अवस्था को वायु बल के प्रभाव में बदलाव कर लेगा और इससे कोई झटका नहीं लगेगा। विराम का जड़त्व में क्या हो जाएगा? बहुत ही धीमे धीमे गति को प्रारंभ करना पड़ेगा, अचानक नहीं। तब ये प्रभाव देखेंगे नहीं। इसका उदाहरण क्या है? इसमें सब उदाहरण में क्या आएगा? विराम, कि कोई चलते चलते रुक गया। पढ़ लीजिए। ये वाला आपने कई बार देखा होगा। किसी भी वाहन से आप जब जा रहे होते हैं तो वाहन जिस दिशा में है उसी दिशा में आपको कूदना पड़ता है। कभी कभी आप आपने देखा होगा कहीं हादसा हो जाता है, आदमी को नहीं पता होता है और वो ट्रेन से जब उतरता है उल्टी दिशा में तो पीछे की ओर गिर पड़ता है। उसमें उसकी जान भी जा सकती है, कभी गंभीर चोटें भी लग जाती हैं। ऐसे कई उदाहरण आपने यूट्यूब पर देख रखा होगा, सोशल मीडिया के साइट्स पर देख रखा होगा। तो कभी भी आप ऐसी गलती ना करें, और अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिजिक्स का टेस्ट लेते हुए गाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में उतरें और तुरंत विराम में ना जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को विराम मिलाएं ताकि पूरे का पूरे आपके बॉडी में ये जड़त्व का नियम संचार हो जाए। थर्ड बेटा, जो धावक भाई बहुत लंबी कूद से कूदते हैं वो कुछ दौड़ते हुए आते हैं, क्योंकि दौड़ने पर प्राप्त वेग लंबी दूरी के कूदने वाले में वेग में जुड़ जाता है। इससे वो क्या होता है? ज़्यादा दूर तक जाता है।
तो गति के जड़त्व में हमेशा विराम शब्द आएगा जब कोई चीज विराम रुकेगी, और अगर कोई चीज गति प्रारंभ करेगी तो वहां पर गति का जड़त्व आएगा। अगला टॉपिक आपका है बेटा दिशा का जड़त्व। अगर आप कभी किसी कार में यात्रा कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो और आप खिड़की की साइड बैठे हुए हो, तो जब आपकी कार इस तरह से बेटा मुड़ रही होती है तो आपको ऐसा एहसास होता है कि मुझे कोई बाहर की ओर धक्का दे रहा है, यानी आप खिड़की की ओर चले जाते हैं। और अगर गाड़ी इस तरह से मुड़ रही होती है इस तरह से, तो आप इस तरफ चले जाते हैं। तो वास्तव में ना आप इस तरफ जाते हैं ना आप उस तरफ जाते हैं, ना आप इस तरफ गए ना इस तरफ गए, आप सीधी रेखा में ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाते बेटा। तो इसी को कहा जाता है दिशा का जड़त्व। इससे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। समझिए आपकी एक कार है, आप ये यहीं से बैठे हैं, कार सीधी रेखा में चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपकी कार टर्न करेगी मोड़ पर, आपकी कार से मुड़ेगी। तो कार जब मुड़ेगी तो कार के टायर का संपर्क सड़क से है, तो उसको मुड़ने के लिए मिल गया बल, उसने अपनी अवस्था में कर लिया परिवर्तन। अब आप अंदर बैठे हुए हो, आप इस तरह से बैठे हुए हो खिड़की के पास, बिल्कुल आपकी अवस्था में कैसे परिवर्तन हो, तो आप सीधी रेखा में ही बने रहोगे। पकड़िएगा बात को। कार जब मुड़ी तो कार के पहियों का संपर्क था सड़क से, उसको मिल गया आवश्यक बल, उसको मिल गया वाह्य बल, तो वो जड़त्व के नियम से बाहर चला गया, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लिया। आप अंदर बैठे हो, सीधी रेखा में आप बने रहोगे। आप इस तरह से बैठे हो, तो जब आप सीधी रेखा में बने रहोगे तो जैसे कार मुड़ेगी, देखना बेटा, आप ऐसे जा रहे हो, कार मुड़ गई, तो जब कार मुड़ गई तो ऐसा लगेगा कि आप किधर जा रहे हो, किनारे, क्योंकि आप सीधी रेखा में ही बने हुए हो। आप ऐसे कार मुड़ी तो जब कार टर्न करेगी तब आप सीधी रेखा में ही बने हो, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं किनारे की ओर जा रहा हूँ। और वही कार जब इस तरह से जाएगी और इस तरफ मुड़ेगी ऐसे, जब इस तरफ मुड़ेगी ऐसे, तो आप सीधी रेखा में ही बने रहोगे। तो ऐसा प्रतीत होगा मानो कि आप खिड़की की ओर ऐसे जा रहे हो। ये इसका लॉजिक है। एक धागा लो, धागे के दूसरे सिरे पत्थर बांध लो और पहला सिरा पकड़ लो और धागे को ऐसे से घुमाओ। तो जब आप धागे को छोड़ोगे तो धागा ऐसे नहीं गिरेगा, मतलब धागा ऐसे तो पत्थर वृत्त में घूम रहा है इस तरह से। अब आपने धागे को छोड़ा, जो पत्थर होगा बेटा वो क्या होगा, मान लो ऐसे वृत्त बनाते हुए पत्थर यहाँ पहुंचा था, तो इस स्पर्श रेखा में पत्थर चला जाएगा। अगर वही पत्थर घूमता घूमता यहाँ पहुंचा है तो इस स्पर्श रेखा में चला जाएगा। वही पत्थर घूमते 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 यहाँ पहुंचा है तो चला जाएगा इस स्पर्श रेखा में, और वही पत्थर घूमते 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 यहाँ पहुंचा है तो स्पर्श रेखा में चला जाएगा। वाहन में लगा होता है ना बेटा मड गार्ड, मड गार्ड लगा होता है ना, कीचड़ रोक पीछे। बरसात के दिनों में आप बाइक चलाते हो तो क्या होता है, पहिए से कीचड़ इस तरह से स्पर्श रेखा में ऐसे आता है। ये पहिए से ऐसे कीचड़, मालिक कीचड़ है यहाँ पर, पहिया जा रहा है, रोड हो रहा है पहिए इस तरह से, ये कीचड़ से स्पर्श रेखा में जाते हैं। तो किसी वाहन का घूर्णन करता हुआ पहिया कीचड़ को पहिए की स्पर्श रेखा की दिशा में ऐसे स्पर्श रेखा की दिशा में बेटा बाहर की ओर फेंकता है। ये भी आपके दिशा के जड़त्व का उदाहरण है। और ये आपको मैंने पहले बताया था कि जब कोई कार अचानक वक्राकार मार्ग पर मुड़ती है तब अंदर बैठा हुआ यात्री ऐसा महसूस करता है कि वो खिड़की की ओर यानी बाहर की ओर गिर रहा है। तो इस तरह से आपके जड़त्व के तीनों नियम पूरे हो गए बेटा। तो ये आपका जो टॉपिक है ये बल की विशेषता बताता है कि किसी वस्तु पे बल नहीं है तो कैसे पहचान होगी।
जड़त्व के नियम में कोई परिवर्तन न होने से पहचान कि कोई वस्तु रुकी है तो हमेशा रुकी रहेगी, समान वेग से चल रही है तो चलती रहेगी। अगर किसी वस्तु पर बल सभी दिशाओं में समान रूप से लग रहा हो तो भी क्या होगा, उस पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा। इसे बोलते हैं संतुलित बल। अगर कहीं पे त्वरण नहीं आया तो त्वरण कहां पे नहीं आएगा, जब वो समान वेग से जाएगी, वेग की परिभाषा से। तो बल की विशेषता यहां क्या हमने पाई, तो जड़त्व का पहला नियम वो बल की गुणात्मक व्याख्या करता है, बल के गुण को बताता है कि भैया बल के पास इतना बड़ा गुण है कि बल नहीं है तो वस्तु रुकी रहेगी, समान वेग से चलती रहेगी। तो कल अब हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो कल हम आपको अब बताएंगे बल कैसे आएगा। तो ही बना था न्यूटन का द्वितीय गतिविषयक नियम। तो उसमें आप संवेग की परिभाषा को पढ़ेंगे। अब संवेग महोदय आने जा रहे हैं, ठीक। तो संवेग अच्छे से पढ़े रहेंगे और ये वाला नियम भी आप पढ़े रहेंगे। तो कल हम आपको न्यूटन का द्वितीय गतिविषयक नियम समझा के और तीसरा नियम भी कल आपको समझा देंगे। तो इसी के साथ बेटा आज आपकी क्लास पूरी होती है। थैंक यू।